नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज का हमारा अध्ययन कार्य होगा निबंध लेखन। निबंध लेखन सुनने में बड़ा एक सरल सा शब्द लगता है कि निबंध में क्या है, उसके बारे में ही तो लिखना है। पर किसी के बारे में, किसी के विषय में लिखना बहुत बड़ी बात होती है ना। हम ऐसे ही तो शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमें शब्दों को, वाक्यों को देखना पड़ता है कि किस तरीके से हमें वाक्य लिखने हैं। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है या आजकल की जो प्रचलन शिक्षा पद्धति है, उसमें पॉइंट्स को जो है हम तवज्जो देते हैं, जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको तवज्जो देते हैं, उनको इम्पोर्टेंस ही देते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी आप निबंध लेखन करेंगे, अर्थात निबंध लिखने का कार्य करेंगे, तो ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पहला होता है जो हम स्टार्टिंग करते हैं, वो होती है प्रस्तावना, और जब हम उसका एंड करते हैं, मतलब उसको खत्म कर रहे हैं, तो वो होता है उपसंहार। तो ये 2 पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे। जब भी आप कोई निबंध लिखते हैं तो आप लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना तो हमें लिखना ही है, उपसंहार उसको खत्म भी करना है, परंतु उसके बीच में हमें पॉइंट्स भी डालने हैं। तो सबसे पहले जो भी निबंध लेखन होता है उसका टॉपिक क्या है, ठीक है। जैसे ज्यादातर हमने हमेशा निबंध यही पढ़े हैं, दहेज प्रथा का बढ़ता प्रचलन, है ना, वातावरण के बारे में, विज्ञान अभिशाप या वरदान, इसके बारे में, तो इस तरीके के हमने पढ़े हैं। परंतु जैसे जैसे हमारा स्तर जो है हाई लेवल का है, ऊंचा होने लग जाता है, वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके जो है उसको रिफाइन करते हैं, लिखते हैं। तो निबंध लेखन में पहला जो पॉइंट होगा वो यह पॉइंट होगा कि आप निबंध लेखन, जैसे कि आपके क्वेश्चंस आते हैं, मूल्यांकन हेतु तो प्रश्न दिए जाते हैं, अगर वहां पर आपको समय सीमा, है ना, कितनी शब्द सीमा, कि कितने शब्दों में आपको लिखना है, वो अगर दिया हुआ है तो आप उस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर 300 है, 350 है, तो उसमें कितने पेज आपको फिल करने। ऐसे नहीं है कि हम निबंध लेखन है तो 5 नंबर का और हम कर रहे हैं उसको 15 नंबर का, मतलब इतना बड़ा लिख दिया कि अगले क्वेश्चन आंसर के लिए हमें टाइम ही ना मिले। तो सबसे पहले निबंध का मतलब होता है एक बड़ा स्तर, है ना। निबंध मतलब उसको बांध तो लिया जाता है पर बड़े स्तर पर लिखा जाता है। तो अगर हम इतना बड़ा स्तर कर देंगे कि हमारे आगे पीछे क्वेश्चन ही रह जाए, तो वो समय की व्यर्थता हुई, समय को खराब करना हुआ। तो हमें समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न के अंदर जितनी शब्द सीमा दी हुई है उस शब्द सीमा में आपको निबंध लेखन करना है। नंबर 1 ये बात हो गई। दूसरा इसका मुख्य बिंदु बिंदु होता है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है, जो उप विषय निबंध लेखन में दिया है, जैसे कि मोबाइल का बढ़ता प्रचलन, है ना, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता ही जीवन है, तो ये सारी बातें क्या है, एक जैसी है। अगर आप इसमें से एक भी निबंध को अच्छे से लर्न कर लेते हो या लिखना जान लेते हो, तो आप एक निबंध में से 3 या 4 निबंध इजीली आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सेकंड बात, हमें जो हमारा उप विषय है, मतलब जो हमारा टॉपिक है, उसको ध्यान से पढ़ना है और कल्पना के माध्यम से एक कल्पना करनी है कि क्या क्या होता है इस चीज में, वो आप कल्पना कीजिए और फिर आप अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन कीजिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो बिंदु है वो है, हम जब शुरू करते हैं तो हमें शुरू करते समय सबसे पहला पॉइंट लेना होता है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी से, आज हम कक्षा के अंदर गए और हमें चैप्टर को रीड करवाना है या पढ़ाना है, तो उससे पहले उस चैप्टर को जाते ही तो नहीं पढ़ा देते कि चैप्टर पढ़ो, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो आपको कहा कि दर्शनीय, भारत में दर्शनीय स्थल कौन से हैं, फिर आप बताओगे, फिर आप कहोगे अच्छा बताइए ताजमहल कहाँ स्थित है, आपने कहा आगरा में है ना, तो फिर आज हमारा जो टॉपिक है वह ताजमहल है। इस तरीके से प्रस्तावना। तो आप जब निबंध लिख रहे हो तो प्रस्तावना पहला बिंदु होगा। सेकंड बिंदु, आप जिसके बारे में लिख रहे हो उसके बारे में उसका उपयोग बताओ कि उसका क्या उपयोग होता है, उसकी हानियां बताओ, उसके लाभ बताओ। तो इस तरीके से हम उसके बारे में जो है पॉइंट्स में डाल करके निबंध को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर, वैसे निबंध का कोई उदाहरण नहीं होता, इतने सारे निबंध होते हैं और हम हमारी भाषा शैली में उसका प्रयोग कर सकते हैं अगर हमें तरीका आ गया है तो निबंध में भाषा शैली का प्रयोग होना जरूरी है। तो पहला, जैसे देखो, मोबाइल का बढ़ता प्रचलन, अभी तो सब बच्चों को पता है, सब बड़ों को पता है, मतलब पूरी दुनिया को पता है कि मोबाइल का जो प्रचलन है वो इतना ज्यादा, मतलब मोबाइल के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। आज
हम ऑनलाइन चल रहे हैं, हम किसी भी बैंक से रिलेटेड है, कोई भी हमें पेमेंट जो है इधर उधर करना है, बैंक में डालना है, बिजली का बिल भरना है, सारा काम क्या होता है, मोबाइल से ही होता है। तो मोबाइल का बढ़ता प्रचलन क्या है? तो सबसे पहले इसमें आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना जिस विषय में आप निबंध लिख रहे हैं उसके विषय में बताएंगे कि क्या चीज होती है वो। जैसे देखो, मोबाइल फोन आज की दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, आपको पता ही है। जिसे देखो वह मोबाइल पर बात करता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब कह सकते हैं ना कि जिस तरीके से भोजन के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, उस तरीके से मोबाइल के बिना भी व्यक्ति नहीं रह सकता। सुबह जब वो उठता है तो सबसे पहले किसका यूज करता है? सबसे पहले मोबाइल देखता है। तो क्या हुआ, यह हमारा एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अब आपको उसके विषय में बताना है कि वो क्या चीज है, तभी तो आप आगे उसके बारे में बता सकोगे। इसके माध्यम से हम अपने संदेशों को बोलकर या लिखकर दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आधुनिक मोबाइल जो अभी स्मार्टफोन, जिसे जैसे पहले तो नोकिया और इनके मोबाइल चलते थे, पर अभी स्मार्टफोन है। उस स्मार्टफोन में आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो आधुनिक मोबाइल फोनों के द्वारा हम किसी भी रंगीन फोटो या वीडियो को भी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो कॉलिंग, और जो आपस में दो लोग हैं मोबाइल पर फोन पे बात कर रहे हैं आमने सामने, ऐसे लगता है जैसे वो आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। आजकल दूरी का एहसास ही नहीं होता क्योंकि वीडियो कॉलिंग होती है। तो इस प्रकार से आप जिस भी विषय पर निबंध लिखते हैं तो उसकी प्रस्तावना लिखेंगे। सबको क्लियर हो गई ये बात? आप अपने संकेत दे सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो। फिर उसके बाद में देखो, मोबाइल फोन का उपयोग। आप जिस भी विषय को निबंध में ले रहे हो उस विषय की क्या हानियां हैं, क्या लाभ है, हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। तो मोबाइल फोन का उपयोग आज आप बता सकते हो कि मोबाइल फोन का मतलब जो प्रचलन है, इसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो कीर्ति है, कुछ भी वर्ड ले सकते हो आप, दिनों दिन बढ़ रहा है। इसका उपयोग रात दिन बातचीत करने और संदेश भेजने में तो होता ही है। इसके साथ ही इसका उपयोग किस किस में होता है? आप बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो, है ना, तो बैंकिंग क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सूचना और समाचार प्रेषण के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में धड़ल्ले से इसका उपयोग हो रहा है। इस प्रकार आज की जो आपाधापी वाली जिंदगी है, आपाधापी का मतलब किसी को टाइम ही नहीं है। सब बंदे क्या कहते हैं, हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैं तो इस टाइम न होने वाली परिस्थिति में जो आपाधापी वाली जिंदगी है, इसके अंदर मोबाइल फोन जो है एक अच्छा साथी सिद्ध हो रहा है। अभी हम 2 किलोमीटर दूर तो बहुत कम होता है, जैसे 10 किलोमीटर दूर हमारा बैंक है, हमें वहां जाना पड़ेगा, वहां लाइन में खड़ा होना होगा, तो ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा। वो सीधा अपना मोबाइल लेता है और मोबाइल से सारा कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से मोबाइल फोन एक अच्छा साथी सिद्ध हो रहा है। तो किसी भी निबंध को लिखते समय आप उसके बारे में पूरा डिफाइन करो, तभी निबंध को पढ़ने में भी मजा आता है और उसको समझने में भी मजा आता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे मोबाइल फोन की। अब मोबाइल फोन से क्या हानियां होती हैं? क्या हानि होती है आप सबको पता है, आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है। पर अभी तो हमारी मजबूरी है कि हमें अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन का यूज करना पड़ता है। परंतु उसका भी कहते हैं, अगर समस्या आती है तो समाधान भी होता है। अगर हमारे साथ कोई समस्या आ रही है, हम मानते हैं कि मोबाइल फोन देखना इतना ज्यादा जो अभी प्रयोग हो रहा है वो उचित नहीं है, परंतु उसका समाधान भी है। शिक्षा को तो आगे पहुंचाना है, हमें पढ़ना भी है, सब कुछ मोबाइल फोन से करना है, तो उसका समाधान भी निकला हुआ है। तो चलिए, इससे हानियां क्या होती है। आज मोबाइल फोन आम जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जिस कारण विश्व की जो दूरियां हैं वो समाप्त हो गई। लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी है। इसकी हानियां होने वाली इस प्रकार है, जैसे अत्यधिक प्रयोग सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा है ना। युवा पीढ़ी की मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। कई बच्चे तो गेम्स खेलते हैं तो उसमें भी खराब हो जाता है। इससे व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती, उसकी याददाश्त पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फोन के उत्पादन से पर्यावरण प्रदूषित होता है, साथ ही यह भावी पीढ़ी के लिए भी एक बड़ा खतरा है। तो यहाँ पर यह नहीं करना है कि आज ही मम्मी को कह दो हमने निबंध लेखन किया है तो मोबाइल छोड़ दो। नहीं, जहां पर जिस चीज का काम है उसको उसको उस तरीके से काम में लेना पड़ेगा। चलिए, छोटा सा निबंध है, अब उपसंहार करते हैं। उपसंहार मतलब आपने जितना भी निबंध में लिखा है उसके बारे में आपको जो है बताना है, ठीक है।
तो देखो, मोबाइल फोन सूचना संचार का एक साधन है, इसका अत्यधिक उपयोग नहीं होना चाहिए। सीमित उपयोग करने पर ही यह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। तो ये हो गया हमारा मोबाइल का बढ़ता प्रचलन। सेकंड है स्वच्छता जीवन में महत्व अथवा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत अभियान अथवा स्वच्छता ही जीवन है। तो यहाँ पर देखो, एक ही निबंध में हमें 4 उप विषय मिल गए हैं। पहला मिला स्वच्छता का जीवन में महत्व, क्या महत्व होता है जीवन में। दूसरा मिला स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, अगर स्वच्छ भारत होगा तो स्वस्थ भारत होगा, स्वच्छता के साथ ही स्वस्थता होगी। तीसरा स्वच्छ भारत अभियान और चौथा स्वच्छ भारत, स्वच्छता ही जीवन है। तो इस प्रकार से मतलब ये जो एक ही टॉपिक में हमें 4 विषय मिल गए हैं, तो आप लोग उसको इजीली जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको बताना है कि स्वच्छता का अर्थ क्या होता है, साफ सफाई से। साफ सफाई रहने से मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें रोज सुबह उठ करके, है ना, जो है घर पे माताएं और बहनें तो झाड़ू आदि लगाती है, हमें भी हेल्प करनी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, स्वच्छ भारत बनेगा। सबसे पहले तो घर को स्वच्छ बनाएंगे, फिर मोहल्ले को स्वच्छ बनाएंगे। जब हम इतना काम कर सकते हैं तो भारत भी स्वच्छ बन सकता है। मतलब हम स्वच्छ रहेंगे तभी भारत स्वस्थ रहेगा। अब कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे डालने चाहिए, जैसे कि हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए हैं, ऐसी घोषणाएं की हैं, है ना। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में घोषणा, स्वच्छता का भाव हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी भाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ, आपको उन डेट्स का एकदम क्लियर डेट्स ध्यान रहनी चाहिए। जैसे 2 अक्टूबर 2014 को, है ना, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नई दिल्ली में एक वाल्मीकि बस्ती से झाड़ू लगाकर किया, और स्वतंत्रता दिवस। देखो, जब ऐसी इंटरेस्टेड बातें आप अपने निबंध में डालोगे तो निबंध पढ़ने में भी ये मजा आता है, बोरियत नहीं होती है। ठीक है। स्वच्छता आंदोलन का आह्वान कैसे किया जाता है, फिर उपसंहार। अब जैसे इसमें देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक निबंध है ना, तो ये तो आप सबको ही पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या करना है वर्तमान काल में। पहले आप उसके बारे में बताओ कि क्या हुआ है, फिर उसको बताओ कि आजकल बेटियों के साथ में, मतलब जैसे हम सब देख रहे हैं कि वर्तमान में हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम मोबाइल पर देखते हैं, हम सब जगह से ये जानते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत कार्य भी करते हैं बेटियों के साथ में, ऐसा कुछ, है ना। तो इस तरीके के जो बातें वो प्रस्तावना में बताओ, फिर आप पॉइंट्स लो और उसके बाद में आप अपना उपसंहार करो। तो निबंध लेखन में हम इतनी बात करेंगे, बहुत सारे निबंध हैं, बस आपको तो उसका तरीका आना चाहिए, आप किस तरीके से उसको लिखते हो, आप प्रस्तावना कैसे लिखते हो, आप उसमें पॉइंट्स आप अपने भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर जिस चीज को आप लोग लिख रहे हो उसको बस इतना क्लियर ध्यान रखो कि क्या आपको उसके बारे में ज्ञान है। जैसे कि मैंने अभी आपको 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नई दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर किया। तो इस तरीके के कुछ इंटरेस्टेड जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को निबंध लेखन जो है वो समझ में आ गया होगा। और अब निबंध लेखन की वाणी पर मैं विराम, अपनी वाणी पर विराम देती हूँ, और आप लोग जो है इसको पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा, और आपको गृह कार्य हेतु भी आपको कुछ वर्क दिया जाएगा, वो आप लोग करेंगे। धन्यवाद।